दोस्तों नमस्कार। एक समय था जब इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे। जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस समय ईरान पहले देशों में था जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। 1979 तक ये दोस्ती बहुत अच्छी रही, लेकिन जब ईरान के शाह का तख्ता पलट हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच में तनाव शुरू हो गया। कारण बहुत सिंपल था कि इजराइल अगर कहीं बना है तो वो पैलेस्टाइन लैंड पे बना है जो अनऑथराइज्ड है, ये कहना है ईरान का। इसका मतलब वो इजराइल के जो क्रिएशन है उसको इलीगल मानते हैं। वो कहते हैं इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो झगड़ा है ये आइडियोलॉजिकल है। नहीं तो दोनों देश एक दूसरे के बीच में 2000 किलोमीटर का गैप रखते हैं। जब इतना बड़ा गैप हो तो झगड़ा किस बात का? आप कोई एक दूसरे की बॉर्डर में तो आ नहीं रहे, एक दूसरे का पानी नहीं चुरा रहे, एक दूसरे के मिनरल्स को नहीं चुरा रहे, तो ये एक्चुअली झगड़ा आइडियोलॉजी का है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे रखूंगा कि आफ्टर ऑल इजराइल और ईरान के बीच में न्यूक्लियर पावर को लेकर भी क्यों टेंशन है, और आफ्टर ऑल ईरान क्या चाहता है और क्यों चाहता है, और इजराइल को किस बात का खतरा है। ये दोनों बातें भी हम आज चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ये निवेदन है आपसे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो कन्फ्लिक्ट फैक्टर्स क्या हैं, ईरान का व्यू क्या है और इजराइल का व्यू क्या है, हम इसको जरा कंपेयर करते हैं। आइडियोलॉजिकली ईरान की जो इस्लामिक सरकार है उसका ये कहना है कि इजराइल इज इलेजिटिमेट, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग आए और इन्होंने पैलेस्टाइन की जमीन पे कब्जा किया, इसलिए इनको पैलेस्टाइन की जमीन को खाली कर देना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल का ये कहना है कि ईरान इज ए टेरर स्पॉन्सर। जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ज्यूज के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, उन कहीं ना कहीं उनके पीछे ईरान का हाथ है। पैलेस्टाइन का मुद्दा, डिफेंडर ऑफ ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स। ईरान का ये कहना है कि जो हम डिफेंडर्स हैं, क्योंकि जो मुस्लिम्स को पैलेस्टाइन लैंड पे इजराइल ऑपरेशन कर रहा है, उनके ऊपर दमन कर रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान यूजेस पैलेस्टाइन एज प्रॉक्सीज। चाहे आप हमास को देखें, हिजबुल्लाह को देखें, वेस्ट बैंक को देखें, गाजा पट्टी देखें, सब जगह इजराइल के खिलाफ जो मूवमेंट है, इजराइल का ये कहना है कि ये सब ईरान स्पॉन्सर्ड है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का ये कहना है कि भाई हमें भी तो टेक्नोलॉजी का अधिकार है, टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी मोनोपोली ऑफ फ्यू कंट्रीज। ईरान इस आर्ग्यूमेंट को लेकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल का ये कहना है कि साहब अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो वो सबसे पहले हमें खत्म करेगा। क्यों? सीधी सी बात है, उनका आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए कि अगर ईरान के पास हथियार आ भी गए, न्यूक्लियर बॉम्ब आ भी गए, तो क्या वो इजराइल पे चलाएगा? क्योंकि जहां पे भी बॉम्ब गिरेगा वहां तो मुस्लिम भी है, गाजा पट्टी भी है, पैलेस्टाइन के भी लोग हैं, हिजबुल्लाह भी है, लेबनान भी है। क्या सिर्फ एक मोहल्ले को नुकसान होगा, या एक बिल्डिंग को नुकसान होगा, या सिर्फ सरकारी लोगों को नुकसान होगा, या सिर्फ फौज के ऊपर ही उसका असर होगा? इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज जनरली डिटरेंस। आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो उसकी कीमत है वो बहुत भारी होती है। रीजनल पावर, इजराइल ब्लॉक्स ईरान इन्फ्लुएंस, क्योंकि बार बार जब ईरान है उसका अपना एक रुतबा है। अब सीधी सी बात है कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी पावर सेंटर्स है, एक तरफ सऊदी अरेबिया और उसका ग्रुप, और दूसरी तरफ ईरान और उनका ग्रुप। अब सवाल इस बात का है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अब इस समय स्थिति ये है कि जो सऊदी अरेबिया एंड ग्रुप है उसके साथ अमेरिका है, और इनडायरेक्टली इजराइल भी उनके समर्थन में है। ईरान दूसरी तरफ अलग पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक वर्चस्व की लड़ाई का भी सवाल है। ईरान इज डिस्टेबलाइजिंग द रीजन, ये इजराइल का व्यू है कि साहब आप रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, कारण कि आपने प्रॉक्सीज बना रखी हैं, आप हमें धमका रहे हैं और आप आसपास के लोगों को भी धमका रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट लेके इजराइल आगे बढ़ रहा है।
रिलीजियस फ्रेमिंग, एंटी जियोनिस्ट नॉट एंटी जूइश, इस बात को समझना होगा। आज भी करीब 20,000 जूइश ईरान में रहते हैं, इस बात को आपको मानना होगा, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले बहुत सारे ज्यूज ईरान में रहते थे, लेकिन बाद में वो चले गए इजराइल। अब सवाल इस बात का है कि उनका ये कहना है कि देखिए, हमें ज्यूज रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, ये ईरान का कहना है। हम उस रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे भी ज्यूज है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जियोनिस्ट कल्चर है, अक्सर आपने देखा होगा ईरान के जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं जियोनिस्ट रिजीम, उनका ये कहना है कि जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसके कारण आपने पैलेस्टाइन की जमीन को हथियाया है, कब्जा किया है, हमें उससे प्रॉब्लम। आप पॉलिटिकली ठीक नहीं हो, रिलीजियस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान मास्क एग्रेशन विद रिलीजन। अब इजराइल का यह कहना है कि जब आपने इलेजिटिमेट बता दिया और कहा कि भाई उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसके बाद ईरान पे ये आरोप लगता है कि भाई जो एग्रेशन है वो रिलीजन के नाम पे कि हम मुस्लिम समुदाय के भले के लिए कर रहे हैं, ये फ्रंट में रख के आप लोग काम करते हैं, जो उचित नहीं है। अब सवाल ये आता है कि जब इस आइडियोलॉजी से बात होती है, तो फिर यूरेनियम या एटॉमिक हथियार को लेकर कहां से बात सामने आती है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब जो पूरा झगड़ा है कि साहब हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पे अटैक करेंगे, तो दो तरह से एटम बम बनते हैं दोस्तों, एक है यूरेनियम और दूसरा है प्लूटोनियम। इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर देखते हैं क्या वास्तव में टेक्नोलॉजी ईरान के लिए जरूरी है या नहीं है, या इजराइल को इससे डरना चाहिए या नहीं। दोनों का असेसमेंट है, लेकिन टेक्निकल साइड क्या है, जो उसके फैक्चुअल्स क्या है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जो नेचर में यूरेनियम मिलता है दोस्तों, वो करीब 0.7% के आसपास, जहां पर यूरेनियम माइंस की आप बात करते हो, वहां पे कोई बहुत हाई कंसंट्रेशन में यूरेनियम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वहां पे रेडियो एक्टिव जोन्स हो जाते, वहां की वेजिटेशन खत्म हो जाती, लाइफ स्टॉक खत्म हो जाता, सब खत्म हो जाता। लेकिन बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में 0.7% के लेवल पे नेचुरल यूरेनियम मिलता है। दूसरा जो है प्लूटोनियम, मैं प्लूटोनियम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हथियार दोनों, यूरेनियम और प्लूटोनियम, सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी दोनों के ऊपर इस्तेमाल किए गए थे। एक के ऊपर यूरेनियम और दूसरी तरफ प्लूटोनियम, दो अलग तरह के बॉम्ब अमेरिका ने जापान पे गिराए थे, इसलिए दोनों को कंपेयर करना जरूरी है। जो प्लूटोनियम है ये नेचर में नहीं मिलता है, ये जब आप एटॉमिक रिएक्टर पे काम करते हैं तब वहां पे जो यूरेनियम से जो स्प्लिट होता है, वो चीज बन के प्लूटोनियम बनती है, और फिर प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव होता है, जो हथियार बनाने में काम आता है। एनरिचमेंट जो चाहिए वो चाहिए करीब 90% या ज्यादा, अगर आपको हथियार बनाने हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बार बार एक शब्द का इस्तेमाल होता है, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज जो इस्तेमाल होता है, सेंट्रीफ्यूज एक्चुअली प्यूरिफिकेशन का मेथड है, या आप ये कहें कि उसमें से आप इंप्योरिटीज हटाते हैं और जो प्योर मटेरियल है उसको सेग्रीगेट करते हैं। जो लोग फूड इंडस्ट्री में है, डेयरी इंडस्ट्री में है, वो सेंट्रीफ्यूज के प्रिंसिपल्स को काफी अच्छी तरह समझते हैं। सेम अप्रोच होता है जब आपका यूरेनियम और बाकी जो इंप्योरिटीज है, दोनों के बीच में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोनों प्रोडक्ट्स की, वो अलग है, इसलिए सेंट्रीफ्यूज करके आप उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ये फिल्टर से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो प्लूटोनियम है वो रिएक्टर ब्रेड है। ये सीधी सी बात है, जब जैसा मैंने कहा कि यूरेनियम जब कंज्यूम होता है रिएक्टर के अंदर तो प्लूटोनियम बनता है। अब क्रिटिकल मास कितना चाहिए? यूरेनियम के लिए करीब 52 केजी के आसपास आज की तारीख में कहा जाता है बॉम्ब के लिए रिक्वायरमेंट है, जबकि प्लूटोनियम में सिर्फ 10 किलो, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल मटेरियल। क्रिटिकल मास की बात है विद रिफ्लेक्टर, करीब 15 से 25 किलो के अंदर भी आप एक छोटा टेक्टिकल बॉम्ब बना सकते हैं। इस समय यह कहा जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम जो है 60% ग्रेड का, यहां पे चाहिए 60% ग्रेड का यूरेनियम ईरान ने बना लिया है। अब उस 60% के अंदर से आप बाकी 30% और इंप्योरिटीज कर देंगे कम, तो मतलब 30% आप उसका और वेट कम कर देंगे 400 किलो में से, तो करीब आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो एनरिच्ड कंसंट्रेशन आएगी वो करीब 275 किलो के आसपास
आपको 275 से 300 के बीच में आपको वो क्वांटिटी ईरान के पास हो जाएगी। जब 300 किलो के आसपास हो जाएगी तो 25 किलो का एक बम आप टैक्टिकल बम बना सकते हैं, या बड़ा बम अगर आप बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं 52-50 किलो का भी। अगर हम बात करें तो कम से कम 10 बम आप आसपास, करीब 5 से 7 बम बड़े, या अगर टैक्टिकल बनाने हो तो करीब 10 बम आप आसानी से बना सकते हैं। और यही इजराइल बार बार कह रहा है कि देखिए वो अगर उनको एनरिच कर दिया गया तो 10 एटॉमिक बम बना लेंगे जो हमारे लिए खतरा है। वेरेज प्लूटोनियम 4 से 6 किलो में बन जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एटॉमिक रिएक्टर, मतलब कि जो रिएक्शन कैपेबिलिटीज हैं जिससे आप उसको आप पावर प्लांट में यूज करें, कहीं और यूज करें, वो भी इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। अब जो बॉम्ब बनता है उसके अंदर 2-3 तरह के इश्यूज हैं जिसकी मैं टेक्निकलिटीज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं कि जो यूरेनियम है वो गन टाइप और इम्प्लोजन टाइप दो तरह का बनता है। आपने कभी पुराने अगर फोटोग्राफ देखे हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो एटम बॉम्ब को एक लंबी बैरल की तरह दिखाया जाता है, और कहीं कहीं पे आप उसको गोल ओवल टाइप की बॉल के रूप में भी देखते हैं। ये दोनों शेप है। जो बैरल की तरह लंबा है उसको बोला जाता है गन टाइप, और जो ओवल शेप में आता है उसको बोला जाता है इम्प्लोजन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो यूरेनियम है आप उसको दोनों शेप में यूज कर सकते हैं, जबकि प्लूटोनियम को आप सिर्फ एक ही शेप में यूज कर सकते हैं। इजी टू हैंडल। यूरेनियम पे क्यों फोकस है? जैसा मैंने पहले कहा, इट इज इजियर देन प्लूटोनियम टू हैंडल, जबकि प्लूटोनियम इज मोर टॉक्सिक एंड रिएक्टिव। इसीलिए कम क्वांटिटी में भी वो अगर बम बनता है तो इक्वली खतरनाक हो सकता है। प्रोडक्शन डिफिकल्टी रिक्वायर्स एनरिचमेंट। इसका मतलब वही इस समय जो ईरान कर रहा है वो यही एनरिचमेंट पे काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लूटोनियम के लिए आपको रिएक्टर्स और रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज चाहिए। रिएक्टर में जब आपका यूरेनियम कंज्यूम होगा, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा प्लूटोनियम, उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होगी, उसको रीप्रोसेसिंग करके कंसंट्रेट किया जाता है। इसीलिए अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो यूरेनियम बॉम्ब था जिसको लिटिल बॉय बोला गया था, वो हिरोशिमा पे यूज किया था अमेरिका ने, और जो नागासाकी पे बम गिरा था वो किया था फैट मैन करके, जैसे मैंने आपको कहा ओवल शेप में, तो वो नागासाकी पे गिराया था अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसीलिए वो चीजें आपको याद होंगी। जिसको हम बोल रहे हैं कि बुलेट टाइप, ये वो बॉम्ब है जो अगर आप उसकी बात करें कि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो था आपका गन टाइप इस तरह का, और जो नागासाकी पे गिराया गया था वो ये बॉम्ब था। और नागासाकी टाइप बॉम्ब जो है वो इस ओवर में है, जबकि एक पूरा गन बैरल टाइप का है। और क्लोजली देखें जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है टेक्निकली वो इस तरह का है। और असर क्या होता है? असर ये है कि हिरोशिमा में अगर आप देखें आबादी थी 3.5 लाख, तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख लोग या तो मर गए थे या इंजर्ड हो गए थे। और नागासाकी में 2,70,000 की आबादी थी और करीब 1.5 से 2.25 लाख या तो मारे गए थे और घायल हुए थे। इतना खतरनाक असर होता है। ये बात थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आज का टेंशन क्या है? आज का टेंशन ये है दोस्तों, जो न्यूक्लियर वेपन थे 1945 में, 2020 का जो कंपैरेटिव असेसमेंट आया है कि जो लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पे गिरा था उसकी जो क्षमता थी, विस्फोटक क्षमता थी, वो थी 15 किलो टन की। और ये बना था यूरेनियम से। ये बनाया गया था नागासाकी वाला, ये प्लूटोनियम से फैट मैन करके, और 22 किलो टन की इसकी क्षमता थी, मतलब इससे करीब 1.5 गुना। अब सवाल ये आता है कि आज की तारीख में क्या है? जो अमेरिका ने बॉम्ब बनाए हैं उसकी क्षमता है 455 किलो टन। अब आप समझ लीजिए कितने गुना हो गया, 20 गुना। जब हिरोशिमा नागासाकी पे असर हुआ, उससे विध्वंस हुआ, आज वो बॉम्ब 20 गुना बड़ा है। इसको आप समझिए। और आगे चले जाएं तो रशिया ने बनाया है 800 किलो टन का। अगर ये बॉम्ब बन जाते हैं तो इजराइल पे अगर एक भी गिरता है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो, लेकिन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन तो खड़ा हो जाता है। अब क्योंकि दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, एक चाहता है कि आपका एग्जिस्टेंस ही गलत है इसलिए आप रह नहीं सकते,
हम आपको खत्म करेंगे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं आप हमें खत्म करेंगे, हम आपको बम बनाने नहीं देंगे। तो झगड़ा इसी बात का है। इसीलिए दोनों में आइडियोलॉजिकल डिवाइड इतना ज्यादा है कि क्या ये रिकंसाइल हो सकता है? क्या यूएन ने कभी प्रयास किया? बाकी देशों ने किया? क्या मुस्लिम देश और इजराइल मिलकर इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि दुबई या यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, बाकी कई मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ व्यापार शुरू कर दिया है, दोस्ती के हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए। ईरान को क्या प्रॉब्लम है? अगर पैलेस्टाइन का मुद्दा रिजॉल्व हो जाता है और अगर वहां पे इजराइल पे अटैक नहीं होता, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, और इजराइल का यही कहना है कि जो हमारे पास आसपास जितने भी ईरान के प्रॉक्सी हैं वो हमारे लिए थ्रेट है। जिस दिन वो थ्रेट खत्म हो जाएगा, एरिया पीसफुल हो जाएगा। लेकिन इशू है, क्या ईरान की आइडियोलॉजिकल थिंकिंग बदल पाएगी या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जो लड़ाई चल रही है इसका कोई लॉजिकल एंड हो सकता है, या इस तरह के विवाद हर कुछ सालों बाद होते रहेंगे और ये जो रीजन है ये हमेशा वोलेटाइल रहेगा? इसराइल अपने आप को हथियार बना बना के, नई टेक्नोलॉजीज ला के इक्विप करेगा अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ ईरान टेक्नोलॉजी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने दुश्मन को, जिसको कहते हैं, डेसिमेट कर सके या खत्म कर सके। क्या ये दोनों ही लॉजिक एग्जिस्टेंस के लिए लॉजिकल है या खतरनाक है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।